हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी क्लास को भी ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी आप क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं वो क्वेश्चंस मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं और आप सभी लोग उनको बहुत ही गजब तरीके से मतलब बायोलॉजी का एक भी कण यहाँ से रहने वाला नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लो कि एनए में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो यहाँ से आप 15 के 15 क्या कर रहे होगे, बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होगे। क्योंकि आपके पास जो सीरीज रहेगी 1200 क्वेश्चन, लेकिन उससे जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे हम आपको करा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से कोई भी एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी बताए जा रहे हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे के सारे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। ये कल का क्वेश्चन लास्ट था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो भाई क्या है। कह रहा कि वह पक्षी जो चट्टान या बर्फ पर अंडे देता है, मतलब वह कौन सा पक्षी है जो कहाँ चट्टान और बर्फ पर अंडे देता है। ऑप्शन है आपके स्वान, फॉल्कन, पेंगुइन या ईगल। तो देखो अगर हम बात करना चाहें वह कौन सा पक्षी है, तो बेटा अगर तुमसे कहा गया वह कौन सा पक्षी है, अगर बात की जाए पक्षी की, तो आप सभी लोग जानते हो कल एक शब्द बताया था कि कीवी। कीवी की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड का ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। जो आपके लोग जाने जाते हैं कहाँ, न्यूजीलैंड के कीवी के ही नाम से। और कीवी जो फल आया है वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी के ही नाम पर आया है और वहीं से ये निर्यात भी होता है। क्या, वहीं से ये निर्यात भी होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो पूछा गया, वह पक्षी जो चट्टान या बर्फ पर अंडे देता है। किस पर, चट्टान या बर्फ पर अंडे देता। तो बेटा अंडे का मतलब क्या है, उसके जो अंडे होते हैं वो ठंडे स्थानों पर भी दे सकता है। अब ऑप्शन है आपका, तो राइट ऑप्शन जो बेटा है वो पेंगुइन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा, पेंगुइन। कौन सा ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा, पेंगुइन, ठीक है ना। चलो देखो आ जाओ पेंगुइन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो पेंगुइन होता है आप सबसे पहले ध्यान रखो, ये क्या बर्फ या अंडे पर दे सकता है, बर्फ या चट्टान पर अंडे दे सकता है, ठीक है ना। चलो देखो जो हमारा कौन है बेटा, जो हमारा पेंगुइन है, जो हमारा पेंगुइन है ये क्या करेगा, तो कहोगे सर ये बर्फ और चट्टान पर अंडे दे सकता है, ठीक है ना। किस पर, बर्फ और चट्टान पर अंडे देता है, बर्फ और चट्टान पर अंडे देता है ना, चट्टान पर अंडे देता है या किस पर देता है बेटा, बर्फ या चट्टान पर अंडे देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये ध्यान रखना जो पेंगुइन होते हैं ये उड़ नहीं सकते बेटा। क्या, ये उड़ नहीं सकते लेकिन तैर सकते हैं, तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये भी बात इनके फैक्ट्स ध्यान रखना कि ये जो पेंगुइन होते हैं, ये जो पेंगुइन होते हैं आपकी क्या उड़ नहीं सकते हैं, क्या उड़ नहीं सकते हैं, उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो कहोगे सर ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या, ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, तैरने के लिए, तैरने के लिए क्या होते हैं, तो तैरने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, तो कहोगे सर ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है ना। उड़ नहीं सकते लेकिन तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर ये अनुकूलित होते हैं तैरने के लिए, तो बात ध्यान रखना, पूछा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहोगे सर ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं ना, अंटार्कटिका में बेटा पाए जाते हैं। अब ध्यान रखो क्या, जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका का मतलब क्या है, जो अंटार्कटिका है यहाँ पे ये 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। क्या, जो अंटार्कटिका है ये 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो कहा जाएगा, बताओ नो मैन लैंड एरिया किसे कहा जाता है, तो कहोगे सर अंटार्कटिका को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, तो नो मैन लैंड एरिया। और ये 12 महीने क्या बर्फ से ढका रहता है, ये 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से बेटा क्या है, ढका रहता है, इसलिए। और ये पेंगुइन जो तुम्हारा हो जाता है, ये पेंगुइन ठंडी जलवायु को पसंद करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ठंडी जलवायु को पसंद करता है। ये जो हमारी ठंडी जलवायु है इसको पसंद करता है, ठंडी जलवायु को क्या करता है, ये पसंद करता है ना। ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, स्वान की, तो स्वान जो है, स्वान जल ये क्या घोंसला बनाते हैं बेटा। क्या, अगर कहा जाए स्वान जल में क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जो हमारे स्वान है तो ये क्या करते हैं, तो कहोगे सर ये हमारे जल में घोंसला बनाते हैं, ये हमारे जल में घोंसला बनाते हैं ना, ये हमारे जल में क्या करते हैं, तो ये घोंसला बनाते हैं।
ठीक है ना। अगर बात करी जाए किसकी, फाल्कन की, तो कहोगे सर फाल्कन क्या होते हैं, ये नेस्ट बनाते हैं क्या। लिख लो बेटा, जो फाल्कन होते हैं ये चट्टानों पर नेस्ट बनाते हैं। यहाँ लिख लो, जो हमारे फाल्कन होते हैं, जो फाल्कन होते हैं ये क्या करते हैं, तो चट्टानों पर नेस्ट बनाते हैं, चट्टानों पर नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट यानी घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, पेंगुइन की, कि जो पेंगुइन है ये क्या है, तो ये बर्फ और चट्टान पर क्या करता है, चट्टान पर अंडे देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये उड़ नहीं सकता, लेकिन तैरने के लिए क्या होता है बेटा, तैरने के लिए अनुकूलित होता है। और साथ ही साथ इसके बारे में कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहोगे सर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको ठंडी जलवायु पसंद होती है, ठंडे में रहना पसंद होता है इनको, इसलिए इसलिए बर्फ से ढके रहते हैं वहाँ पर, बर्फ से ढके रहते हैं। मतलब ये 12 महीने अंटार्कटिका में आपकी क्या बर्फ रहती है, वहाँ पर नो मैन लैंड एरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, क्या वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। क्लियर है ना ये बात आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहना है। और जलवायु कौन सी, अगर बात की जाए जो स्वान होते हैं, तो स्वान क्या करते हैं, स्वान आपके क्या करते हैं बेटा, जल में घोंसला बनाते हैं, ठीक है ना, स्वान आपके जल में घोंसला बनाते हैं। और जो फाल्कन है, फाल्कन क्या करता है, तो फाल्कन आपके चट्टानों पर नेस्ट बनाते हैं, फाल्कन जो होता है आपके चट्टानों पर नेस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पेंगुइन राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी पेंगुइन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा कि पक्षियों में प्रवासन किसके द्वारा शुरू होता है, जो पक्षी होते हैं हमारे, इनके प्रवासन किसके द्वारा शुरू होता है, तो कहोगे ऑप्शन ए दिया गया, दिन की रोशनी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है, बी है भोजन की खोज, एनसी है आश्रय की खोज, एंड डी है क्या प्रजनन के उद्देश्य। तो बेटा ये सारे ऑप्शन हैं आपके, ये सारे ऑप्शन है, क्या पूछा गया पक्षियों में प्रवासन किसके द्वारा शुरू होता है, तो कहोगे सर दिन की रोशनी अंतरास्रावी क्या है, दिन की रोशनी जो है अंतःस्रावी गतियों को प्रभावित करती है, यानी डे लाइट इफेक्टिंग द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसको प्रभावित करती, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करती। तो ऑप्शन नंबर तो आपका ए राइट हो जाएगा। अगर हम पूछें क्या जो पक्षियों में प्रवासन होता है कहाँ से शुरू होता है, तो देखो कहाँ से शुरू होता है भाई, लिखना फोटो पेरियोडिज्म से शुरू होता है, ठीक है ना। चलो देखो पक्षी जो हमारे होते हैं, यानी जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में जो हमारा प्रवासन होता है बेटा, क्या पक्षियों में जो प्रवासन होता है ये कहाँ से शुरू होता है, कहोगे सर फोटो पेरियोडिज्म, ये याद रखना, ये कहाँ से शुरू होता है, तो तुम कहोगे सर जो हमारे पक्षी होते हैं उनमें जो प्रवासन होता है कहाँ से शुरू होता है, तो फोटो पेरियोडिज्म से शुरू होता है, ठीक है ना, से शुरू होता है। कहाँ से बेटा, फोटो पेरियोडिज्म से शुरू होता है ना, जहां दिन की लंबाई पिट्यूटरी, कहाँ, जहां दिन की लंबाई पिट्यूटरी, जहां दिन की लंबाई पिट्यूटरी और गोनाड ग्रंथियों को प्रभावित करती है। दिन की लंबाई क्या, पिट्यूटरी, ठीक है ना, पिट्यूटरी, दिन की जो लंबाई होती है क्या पिट्यूटरी और किसकी, गोनाड ग्रंथियों को प्रभावित करती है, और गोनाड ग्रंथियों को प्रभावित करती है। दिन की रोशनी बढ़ने से क्या होता है, तो कहोगे सर दिन की रोशनी बढ़ने से, अगर दिन में रोशनी बढ़ रही तो हमारे क्या हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। अगर ये बात तो पहले तुम्हें ध्यान ही रखनी है कि किसके बारे में, कि सर जो पक्षी होते हैं पक्षियों में जो प्रवासन होता है वो कहाँ से होता है, तो कहोगे फोटो पेरियोडिज्म से सर शुरू होता है, जहां दिन की लंबाई पिट्यूटरी और गोनाड ग्रंथियों को प्रभावित करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही क्या दिन की रोशनी बढ़ने से क्या होता है, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हमारी दिन की रोशनी होती है, जो हमारी दिन की रोशनी होती है, जो हमारी दिन की रोशनी होती है, ये क्या होता है, दिन की रोशनी क्या है, बढ़ने से हार्मोन्स, हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। जो दिन की रोशनी बढ़ने से हमारे क्या हार्मोन रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ अगर कहा जाए जो प्रवासन और प्रजनन को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जो जो प्रवासन और प्रजनन, प्रवासन और प्रजनन को क्या करते हैं बेटा, प्रवासन और प्रजनन को ट्रिगर करते हैं, को ट्रिगर करते। क्लियर है ना ये बात, तो
ठीक है ना। तो क्या पूछा गया था तुमसे, बताओ बताओ पक्षियों में प्रवासन किसके द्वारा होता है, तो कहोगे सर दिन की रोशनी अतः इस अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि दिन की रोशनी बढ़ने से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यही हार्मोन्स जो प्रवासन और प्रजनन को क्या करते हैं, ट्रिगर यानी दबाने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये आप बात समझ जाओ बेटा, बात समझ जाओ, कौन सा गोनाड ग्रंथियों को ही प्रभावित करता है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा कि दिन की रोशनी अंतःस्रावी गतियों को क्या कर देती है, हमारी ग्रंथियों को प्रभावित कर देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा बताओ पेडेंट नेस्ट कौन बनाते हैं, तो ध्यान रखना पेडेंट नेस्ट वो बनाते हैं बेटा जो लटकते हुए क्या होते हैं, लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए बताओ पेडेंट नेस्ट कौन बनाते हैं, तो तुम कहोगे सर पेडेंट नेस्ट ये बनाते हैं जो लटकते हुए नेस्ट होते हैं वो। ठीक है ना। ऑप्शन है कौवा, सनबर्ड, फ्लावर पेकर, ए ऑप्शन। बी है आपका माइना, मोर, पैरट, और तीसरा है वीवर बर्ड, सन बर्ड और फ्लावर पिकर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि पेडेंट नेस्ट कौन बनाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा पेडेंट नेस्ट ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है, वीवर बर्ड, वीवर बर्ड, सनबर्ड और फ्लावर पीकर, ये तीन वीवर बर्ड, सनबर्ड और फ्लावर पीकर, ये तीनों ही आपके क्या करते हैं, पेडेंट नेस्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पेडेंट नेस्ट क्या है, और उसके बाद ये सब वीवर बर्ड, सनबर्ड और फ्लावर पीकर, इनके बारे में एक बार जरूर सुनोगे कि क्या है सर ये आपके। तो अगर हम बात करें जो पेडेंट नेस्ट होता है ये क्या लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना। अगर बात हम करें किसकी, जो हमारे पेडेंट नेस्ट हैं, पेडेंट नेस्ट है ये क्या करते हैं, तो कहोगे सर ये लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं, ये लटकते हुए घोंसले बनाते हैं ना, तो लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं। और अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, वीवर बर्ड, सनबर्ड और फ्लावर पीकर, कौन कौन से, कहोगे सर आपका एक आ जाता है वीवर बर्ड, एक आपका आ जाता है वीवर बर्ड, एक आ जाता है आपका सनबर्ड, और एक आ जाता है आपका फ्लावर पीकर, ये सब बनाते हैं फ्लावर पीकर ना। ठीक है ना। अगर बात हम करें सबसे पहले किसकी, वीवर बर्ड की, किसकी बात कर लें, जो हमारा वीवर बर्ड है, तो कहोगे सर वीवर बर्ड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इसमें, क्या वीवर बर्ड जो आपका है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये जटिल, लिखना देखना साथ ही साथ लिखते हुए चलना। अगर हम बात किसकी करें, वीवर बर्ड की बेटा, किसकी बात करें, वीवर बर्ड की बात करें, तो जो तुम्हारा वीवर बर्ड होता है ये क्या होता है, सबसे प्रसिद्ध है बेटा, क्या है, ये सबसे प्रसिद्ध हो जाता है, ये सबसे क्या होता है, प्रसिद्ध है। जटिल बने हुए पेडेंट नेस्ट बनाते हैं, ये क्या करते हैं, कहोगे सर ये जटिल, यानी जटिल बने हुए, जो आपके बुने हुए होते हैं, जटिल बने हुए पेडेंट नेस्ट बनाते हैं, पेडेंट नेस्ट बनाते हैं ये। और किससे, तो कहोगे सर घास से, किससे, तो घास से। ठीक है ना। अगर बात की जाए किसकी, कि सर पेडेंट नेस्ट क्या हो, तो कहोगे सर पेडेंट नेस्ट ये आपके क्या बनाते हैं, तो लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं। साथ ही साथ कौन कौन, वीवर बर्ड, सनबर्ड और बेटा फ्लावर पीकर। ठीक है ना। अगर बात हम करें वीवर बर्ड की, तो ये सबसे प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो कहोगे सर ये जटिल बुने हुए पेडेंट नेस्ट बनाते हैं, क्या करता है, जटिल बुने हुए पेडेंट नेस्ट बनाता है, किससे, घास से। अगर हम बात करें सनबर्ड की, अगर बात हम करें सनबर्ड की बेटा, अगर बात करें सनबर्ड की, तो कहोगे सर ये छोटे लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना। छोटे लटकते नेस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे लटकते नेस्ट बनाते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं, जैसे किससे कह सकते हो, फूलों और मकड़ी के जाल से, ये छोटे लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं, जैसे फूलों और मकड़ी के जाल से। ठीक है ना। लिखना चाहो लिख लो, जैसे फूलों और मकड़ी के जालों से, फूलों फूलों और मकड़ी के जालों से। ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, फ्लावर पीकर की, फ्लावर पीकर की बात करें तो ये भी पेडेंट नेस्ट बनाते हैं। जो फ्लावर पीकर है, फ्लावर पीकर जो है ये भी क्या पेडेंट नेस्ट बनाते हैं बेटा। पत्तियों से सिले हुए, किससे, ये पत्तियों से सिले हुए बनाते हैं, पत्तियों से सिले हुए।
चलो देखो, कह रहा क्या, पेडेंट नेस्ट, लटकते हुए जो नेस्ट है वो बनाते हैं वीवर बर्ड, सन बर्ड, तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं बेटा लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं वीवर बर्ड, सन बर्ड, फ्लावर पीकर। लेकिन साथ ही साथ कहा जाए वीवर बर्ड क्या है, ये सबसे ज्यादा आपका प्रसिद्ध है बेटा। क्या ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि ये जटिल बुने हुए पेडेंट नेस्ट बनाता है, जटिल बुने हुए पेडेंट नेस्ट बनाता है। किससे? तो घास से। अगर बात हम करें बेटा सनबर्ड की, अगर बात हम करें सनबर्ड की, अगर बात हम करें सनबर्ड की, तो ये छोटे लटकते हुए नेस्ट बनाते हैं फूलों और मकड़ी के जालों से। और जो फ्लावर पीकर है ये भी पेडेंट नेस्ट बनाते हैं पत्तियों से सिले हुए ना। तो पत्तियों से सिले हुए, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बेटा ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरे बेटा पढ़ाई करो। क्या? पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। मजा आने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, जब पढ़ोगे तभी तो। पढ़ोगे लिखोगे नौकरी पाओगे तभी पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तब तुम क्या करोगे, जीवन का आनंद लोगे, वरना जीवन आनंद में खत्म। पैसा नहीं तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो इसलिए पैसा कमाना, पैसा कैसे कमाओगे, जब कायदे से तुम पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चीजों को तैयार करना पड़ेगा, तो तैयार करो कायदे से। जैसा पढ़ाया जा रहा हो वैसा तुम्हें तैयार करते हुए चलना है। एक एक पॉइंट तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। क्योंकि एनए आप सभी लोग जानते हो, जिसमें साइंस के वेटेज की बात करें तो 35 नंबर है, यानी 35 क्वेश्चन आपके पास साइंस के आने वाले हैं। तो 35, 15 बायोलॉजी, 15 केमिस्ट्री और 5 फिजिक्स, तो ये आपको सबसे ज्यादा वेटेज है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जहां पे भी आपसे साइंस पूछी जाती है, चाहे अब आप रेलवे की बात करो, चाहे आर्मी अग्निवीर की बात करो, चाहे किसी की बात करो, जहां पर भी आपसे साइंस पूछी जाए, इससे ऊपर साइंस नहीं आनी। एसएससी लेवल की बात अलग है कि सीजीएल देना सर, तो उसके लिए बात अलग है थोड़ी सी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें आर्मी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। हमारा वादा है, विश्वास तो एक बार करना ही पड़ेगा, एक बार विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग जितना कहा जा रहा है उतना करते चलो एक बार। फिर बताना मुझे, जब रिजल्ट आप देकर आओ, अपना रिजल्ट देखोगे पेपर के बाद, तब आप बताना कि सर आप सही कह रहे थे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आपसे वादा है मेरा, ठीक है ना। तो चलो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है युवा पक्षियों में अपने माता पिता के पास लौटने की शक्ति क्या है। जो हमारे युवा पक्षी हैं उसमें अपने माता पिता के पास लौटने की शक्ति क्या है, तो वृत्ति है, वृत्ति और अंतर्ज्ञान है, वृत्ति और बुद्धिमत्ता है, या दोनों है। तो अगर हम बात करें जो युवा पक्षी हैं अपने माता पिता के पास लौटने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो कहोगे सर वृत्ति। क्या कहते हैं सर, वृत्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कल मैंने बताया था जो पक्षी हैं, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो पक्षी हैं, तो लिख लेना। अगर बात की जाए बेटा पक्षियों के अध्ययन की, अगर बात की जाए पक्षियों के अध्ययन की, तो जो पक्षियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जो पक्षियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, उसे आप कहते हो ऑर्निथोलॉजी। उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो ऑर्निथोलॉजी। उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो बेटा ऑर्निथोलॉजी ना। तो अगर हम बात करें तो पक्षियों का अध्ययन हो गया। अगर हम देखें किसका, कीटों का अध्ययन, अगर हम बात करें कीटों का अध्ययन, तो जो कीटों का अध्ययन है बेटा, जो कीटों का अध्ययन है, इसे क्या कहते हो, तो कहोगे सर एंटोमोलॉजी। क्या कहते हो, तो इसे कहते हो एंटोमोलॉजी। इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो आप एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। अगर बात यहीं पे हम कर लें कि बताओ, बताओ पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हो, पेड़ और पौधे, तो उनको कहोगे सर डेंड्रोलॉजी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको डेंड्रोलॉजी कहते हैं ना। तो ध्यान रखना ये बात आपको। लेकिन जो युवा पक्षी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि युवा पक्षियों में अपने माता, ये दो तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए आपके, क्या ये तो आपको याद करके ही रखना है, ठीक है ना। तो जो कह रहा है कि युवा पक्षियों में अपने माता पिता के पास लौटने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। अगर बात की जाए क्षमता, जो वृत्ति है किस पर आधारित है, तो ये जन्मजात व्यवहार है बेटा। क्या, तो ये जन्मजात व्यवहार है। अगर बात की जाए क्या है, तो पक्षियों में जन्मजात यानी जन्म से मौजूद होती है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो वृत्ति होता है, ये वृत्ति क्या करता है, तो पक्षियों में जन्म से मौजूद होती है सर। जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में, पक्षियों में जन्म से, किससे, तो सर जन्म से मौजूद होती है, जन्म से मौजूद होती है, ठीक है ना, जन्म से मौजूद होती है। जो जो उत्तरजीविता, जो उत्तरजीविता, उत्तरजीविता और किसके लिए, प्रजनन के लिए आवश्यक है।
और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, यानी रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सर व्रति क्या है, तो आप कहोगे सर व्रति जो हमारा हो जाता है, व्रति पक्षियों में जन्म से मौजूद होती है। क्या है, तो ये जन्मजात होती है, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये क्या होती है, जन्मजात होती है। ये जन्मजात व्यवहार है। कैसा है, ये जन्मजात व्यवहार है। ये सर हमारा कैसा है, तो कहोगे सर जन्मजात व्यवहार है ये हमारा। तो मतलब ये जन्म से मौजूद होती हैं, जो उत्तरजीविता और प्रजनन के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। ठीक है ना, किसके लिए, उत्तरजीविता और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। कौन सा बेटा, व्रति। कह रहा कि पहला जीवाश्म पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स 1881 में किसके द्वारा खोजा गया था। बताओ बेटा, क्या कह रहा है कि 1881 में आर्कियोप्टेरिक्स किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन है आपका बर्नहार्ड कार्ड्स, बी ऑप्शन एलिक आइजैक्स, एंड सी है चार्ल्स डार्विन, एंड लास्ट है आपका एंड्रियास वैगनर। क्या, एंड्रियास वैगनर। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या, जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे अगर हम बात करें 1881 में, किसकी, 1881 में आर्कियोप्टेरिक्स को किसके द्वारा खोजा गया, तो कहोगे सर ये क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है हमारा पहला जीवाश्म पक्षी है, जिसको 1881 ईस्वी में किसने खोजा था, तो कहोगे सर एंड्रियास वैगनर ने खोजा था। किसने, अगर हम बात करें किसकी, तो कहोगे डायनासोर और पक्षियों के बीच के संकरण को दर्शाता है। ये क्या करता है, 1881 में खोजा गया, 1881 में खोजा गया। और किसने खोजा, तो कहोगे एंड्रियास वैगनर बेटा। क्या, एंड्रियास वैगनर, एंड्रियास एंड्रियास वैगनर। ठीक है ना, किससे, तो कहोगे सर ये खोजा किससे गया, एंड्रियास वैगनर से खोजा गया ना, जो 1881 ईस्वी में एंड्रियास वैगनर ने इसको खोजा। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या ध्यान रखोगे, अगर पूछा जाए ये क्या है, तो कहोगे सर ये डायनासोर और पक्षियों के बीच, किसके से, डायनासोर और पक्षियों के बीच संक्रमण को दर्शाता है। जो जो क्या करता है, तो कहोगे सर डायनासोर, जो डायनासोर और पक्षियों के बीच, किसके बीच, संक्रमण को दर्शाता है। किसको, तो कहोगे सर संक्रमण को दर्शाता है, संक्रमण को दर्शाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इनको, तो तुमने ध्यान रखा कि सर जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, इनकी खोज 1881 ईस्वी में किसने कर दी, एंड्रियास वैगनर ने कर दी, जो डायनासोर और पक्षियों के बीच में संक्रमण को दर्शाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको याद रखो तुम, जिनको याद रखो कि क्या, जीवाणु की खोज जिन्होंने की, जिन्हें आप कहते हो फादर किसका, माइक्रोबायोलॉजी का, यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना। क्या, जो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्हें फादर ऑफ बेटा, क्या, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है। किसका, तो कहोगे सर सूक्ष्म जैविकी का पिता भी इन्हें कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। क्यों भाई, माइक्रो का मतलब क्या, इन्होंने यार उन चीजों की खोज की बेटा, इन्होंने उन चीजों की खोज की जो देखने में बहुत ही छोटे थे, मतलब तुम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हो। क्या, जिनको तुम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हो, उनको देखने के लिए तुम्हें अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इतने छोटे, अगर तुमने ये हाथ लिया, इस पे देखो, अगर हम इसे देखें तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। क्या, बैक्टीरिया है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों से इस पे बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए हमें चाहिए क्या, माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने उन चीजों की खोज की जो बहुत ही सूक्ष्म थे, यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता, इसीलिए इनको कहा गया। और इनको इसीलिए कहा गया। और साथ ही साथ इन्होंने किसकी खोज कर दी, स्पर्म सेल की भी खोज इन्होंने ही की थी। किसकी, स्पर्म सेल की भी खोज इन्होंने ही की थी बेटा। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, किसकी, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल। डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल
यानी शुक्राणु कोशिका की भी खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है ना। और बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बेटा बैक्टीरिया, ठीक है ना। अगर बात की जाए कि सर इनको सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म चीजों की खोज की। स्पर्म सेल की बात करो तो इसको भी तुम्हें देखने के लिए बेटा, स्पर्म को भी देखने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, शुक्राणु को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, शुक्राणु को देखने के लिए भी तुम्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसको ही देखने के लिए तुम्हें किसकी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। तो इन सबको माइक्रोस्कोप से देखोगे तुम, किसको, इन सभी चीजों को माइक्रोस्कोप से देखोगे। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्मदर्शी। तो ये बात तो क्लियर है ना बेटा, ये बात तो क्लियर है ना तुम्हें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंड्रियास वैगनर। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, साथ ही साथ अगर बात करें कोशिका की, तो कोशिका की खोज करने वाले आपके थे रॉबर्ट हुक। कोशिका यानी सेल की खोज जिन्होंने की थी, कोशिका की खोज जिसने की थी ना, तो कोशिका की खोज जो थी वो किसने की थी, तो कहोगे सर रॉबर्ट हुक ने। किसने, कोशिका की खोज जिसने की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है ये बात, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो ये बात तुम्हें बेटा ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एंड्रियास वैगनर। कौन सा हो जाएगा, एंड्रियास वैगनर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब एंड्रियास वैगनर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पक्षियों के स्टर्नम, पक्षियों के स्टर्नम का एक बोनी प्रोजेक्शन जो उड़ान के लिए शक्तिशाली है। क्या, पक्षियों के लिए एक स्टर्नम का एक बोनी प्रोजेक्शन जो उड़ान के लिए शक्तिशाली पेक्टोरल मांसपेशियों से जुड़ा होता है। ऑप्शन इज बिल, बी ऑप्शन इज पेक्टेन एंड सी ऑप्शन इज कील एंड लास्ट ऑप्शन इज फिलोप्लूम। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, कील की, किसकी बात करें, कील की, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कील। कि पक्षियों के स्टर्नम में जो बोनी प्रोजेक्शन होता है, कौन सा ब्रोनी प्रोजेक्शन जो होता है, वो उड़ान मांसपेशियों के लिए क्या करता है, उड़ान मांसपेशियों के लिए लगाव प्रदान करता है, ठीक है ना। लिख लो बेटा, अगर बात करें किसकी, कील, कील की अगर हम बात करें, कील की अगर हम बात करें तो ये कील क्या, तो कहोगे सर पक्षियों के, पक्षियों के स्टर्नम, स्टर्नम का बोनी प्रोजेक्शन है। क्या है, तो बोनी प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। जो क्या करता है, तो उड़ान मांसपेशियों के लगाव प्रदान करता है, जो उड़ान मांसपेशियों के लिए, उड़ान मांसपेशियों के लिए लगाव प्रदान करता है ना। क्या करता है, तो लगाव प्रदान करता है, लगाव प्रदान करता है। और ये जो कील होता है उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। क्या, जो कील होता है उड़ने वाले पक्षियों में बड़ा होता है। ये भी लिख लो बेटा, ये जो कील होता है, ये जो कील होता है क्या होता है, तो कहोगे सर उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। उड़ने वाले, उड़ने वाले, उड़ने वाले पक्षियों में बड़ा होता है, ठीक है ना। उड़ने वाले पक्षियों में बड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ा होता है, ठीक है ना। और उड़ान दक्षता को क्या करता है, ये उड़ान दक्षता को बढ़ाता है ना, उड़ान दक्षता बढ़ाता है, ये उड़ान दक्षता बढ़ाता है। चलो देखो, यही तो कहा गया था कि जो कील है बेटा, तो वो क्या है, तो कहोगे सर जो कील है ये स्टर्नम का बोनी प्रोजेक्शन है, स्टर्नम का बोनी प्रोजेक्शन है, जो किसके लिए, तो उड़ान मांसपेशियों के लिए बेटा, किसके लिए, उड़ान मांसपेशियों के लिए क्या लगाव प्रदान करता है, क्या करता है, लगाव प्रदान करता है। और उड़ने वाले पक्षियों में ये बड़ा होता है, यानी उड़ान दक्षता को बढ़ाता है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा तुम्हारा कील। क्या, ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा कील। अगर हम बात करें बेटा स्टर्नम पक्षी, जो स्टर्नम पक्षी होता है ये क्या करता है, तो कंकाल का हिस्सा होता है, ठीक है ना। स्टर्नम पक्षी जो तुम्हारा होता है, स्टर्नम पक्षी जो होता है तुम्हारा, ये किसका हिस्सा होता है, कहोगे सर कंकाल का हिस्सा होता है। किसका, कंकाल यानी स्केलेटन का हिस्सा होता है, यानी पार्ट ऑफ स्केलेटन बेटा, ठीक है ना। किसका हिस्सा होता है, तो कहोगे सर ये कंकाल का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी है बेटा, जितनी भी बातें बन रही सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से चलो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, कह रहा कि पक्षियों के
पेल्विक गर्डर को सपोर्ट करने वाली फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री को क्या कहा जाता है? जो हमारी क्या है, पेल्विक गर्डर है, उसको सपोर्ट करने वाली जो फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री होती है उसको क्या कहा जाता है? सिनिंग्स कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है, या सिंसेक्रम कहा जाता है, या सिनजिगी कहा जाता है? तो देखो अगर हम बात करें सिंसेक्रम की, बेटा किसकी, सिंसेक्रम की बात करें, तो ये ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? सिंसेक्रम पश्ची कंकाल में हल्का लेकिन मजबूत होता है। कौन? जो सिंसेक्रम होता है बेटा, जो सिंसेक्रम होता है हमारा, ये क्या होता है भाई? यही तो कहा गया है कि पश्ची के पेल्विक गर्डर को सपोर्ट करने वाली फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री को क्या कहा जाता है? तो कहोगे सर सिंसेक्रम कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? सिंसेक्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ये क्या होता है? तो कहोगे सर पश्ची कंकाल को, जो हमारा क्या होता है, पश्ची कंकाल में हल्का लेकिन मजबूत, क्या? हल्का लेकिन मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। और अगर हम बात करें बेटा, ये ऑप्शन तो क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्या? सिंसेक्रम तो पश्ची कंकाल का ये क्या होता है? वर्टिब्री कहा जाता है, जो सबसे हल्का और मजबूत होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिरिंक्स की, तो सिरिंक्स क्या करता है? कहोगे सर सिरिंक्स वो करता है जो ध्वनि उत्पादन के लिए। किसके लिए? सिरिंक्स जो होता है ध्वनि उत्पादन के लिए। बेटा क्या? सिरिंक्स जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है? तो कहोगे सर ध्वनि उत्पादन के लिए, ध्वनि उत्पादन के लिए, ध्वनि उत्पादन के लिए। और जो बेटा लैरिंग्स होता है वो किसके लिए? स्वर यंत्र है। लैरिंग्स है जो, वो स्वर यंत्र है ना, वो क्या होता है? तो वो स्वर यंत्र है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी कि सर सिंसेक्रम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, और सिरिंग्स क्या होता है? तो ध्वनि उत्पादन के लिए होता है। लैरिंग्स क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। तो ऑप्शन का राइट हो जाएगा आपका सिंसेक्रम। बेटा क्या राइट हो जाएगा? सिंसेक्रम। और सिंसेक्रम यानी ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि जो पक्षियों के पंख भ्रूणी रूप से किससे उत्पन्न होते हैं? जो पक्षी के पंख होते हैं वो भ्रूणी रूप से किससे उत्पन्न होते हैं? एक्सोटर्डम, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या त्वचा? ये सारे ऑप्शन दिए हैं। कह रहा कि पक्षियों के पंख भ्रूणी रूप से किससे उत्पन्न होते हैं? तो कहोगे सर जो पक्षियों के पंख होते हैं वो किससे होते हैं? एक्टोडर्म से होते हैं। किससे? पक्षियों के पंख भ्रूणी किससे होते हैं? तो कहोगे एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सर क्या है? तो कहोगे पक्षियों के पंख जो क्या है, जो लिख लेना, जो पक्षियों के पंख हैं बेटा, क्या? पक्षियों के जो तुम्हारे पंख हैं ये किससे? तो कहोगे सर एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। और जो क्या करते हैं? एपिडर्मल संरचना है। ये कैसी पूछा है संरचना है? तो जो एपिडर्मल, जो एपिडर्मल संरचना है, कैसी संरचना है? तो ध्यान रखना बेटा कैसी है। जो पक्षियों के पंख होते हैं किससे बने होते हैं? तो कहोगे सर ये बने होते हैं एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्म से बने होते हैं। जो एपिडर्मल संरचना है, किसकी? जो एपिडर्मल संरचना है। साथ ही साथ पंख कैरोटीन से बने होते हैं। किससे? जो पंख ये होते हैं किससे बने होते हैं? तो कहोगे सर कैरोटीन से बने होते हैं। किससे? कैराटीन से बने होते हैं। कैराटीन से बने होते हैं। जो त्वचा का ही भाग है। क्या है ये? कैराटीन जो त्वचा का ही भाग है बेटा, जो त्वचा यानी स्किन का ही भाग है, जो त्वचा का ही भाग है। एक्टोडर्म से ना, किससे? एक्टोडर्म से। तो आपसे क्या कहा गया कि बताओ पक्षियों के पंख भ्रूणी रूप से किससे बने होते हैं? तो कहोगे सर एक्टोडर्म से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक्टोडर्म से बने होते हैं। और आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा, इस समय जो एग्जाम में कई जगह ये क्वेश्चन देखा जा रहा है कि बताओ 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 वैज्ञानिक नाम से। तो 5 वैज्ञानिक नाम आप याद कर लो जो कई बार पूछे जा रहे हैं, जो कई बार पूछे जा रहे हैं। एक है आपका गेहूं। क्या है बेटा? गेहूं। एक है आपका क्या? चावल। एक है आपका क्या? मटर। गेहूं, चावल और मटर। और ध्यान रखना गाय, ठीक है ना, और मेढक, ठीक है ना। तो इतने आपको ध्यान रखने हैं। इतने वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये पूछा ही जा रहा है। चलो देखो भाई, अगर हम बात करें गेहूं की, तो बेटा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम।
ठीक है ना, क्या होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और चावल की बात की जाए तो ओरिजा सटीवा, क्या बेटा ओरिजा, ओरिजा सटीवा, ओरिजा सटीवा, ठीक है ना, ये चावल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और अगर मटर की बात करें तो पाइसम सटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम बेटा, क्या मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। और गाय का नाम हो जाता है बॉस इंडिकस, क्या बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस ये हो जाता है गाय का। और मेढक का राना टिग्रीना, मेढक का नाम आप ध्यान रखना बेटा कि राना टिग्रीना, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर अगर हम बात करें किसकी, गेहूं की, तो गेहूं जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और चावल जिसका ओरिजा सटाइवा होता है, मटर जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है, गाय जिसका नाम बॉस इंडिकस होता है, और मेढक जिसका नाम राना टिग्रीना होता है। अगर साथ ही साथ बैल भी पूछ लिया जाए यहीं पे कि बताओ बैल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो क्या कहोगे सर, बैल का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस प्रोमोजीनियस, क्या बॉस प्रोमोजीनियस, क्या बॉस प्रोमोजीनियस, ठीक है ना, बॉस प्रोमोजीनियस ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ना। अगर साथ ही साथ और भी कुछ पूछ लिया जाए, हाँ मनुष्य का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मनुष्य यानी मानव, तो इसका क्या हो जाता है, तो कहोगे सर होमोसेपियंस, इसका क्या हो जाता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा तो होमोसेपियंस हो जाएगा, मनुष्य यानी मानव का नाम हो जाएगा। अगर भैंस की बात करें, अगर भैंस की बात करें तो भैंस का बेटा क्या हो जाएगा, भैंस का बुवालिस, बुवालिस हो जाएगा ना, भैंस का बुवालिस, बुवालिस, भैंस का क्या हो जाएगा बुवालिस, बुवालिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये बात बेटा तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटाइवा हो जाएगा, मटर का क्या हो जाएगा तो पाइसम सटाइवम हो जाएगा, गाय का बॉस इंडिकस हो जाएगा, मेढक का राना टिग्रीना हो जाएगा, बैल का बॉस प्रोमोजीनियस हो जाएगा, मनुष्य का होमोसेपियंस, एंड भैंस का बुवालिस, बुवालिस। साथ ही साथ अगर हम कहें कि बताओ, बताओ दो और बता दो भाई, दो और बता दो, तो एक है हमारी बकरी, क्या है बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो कहोगे सर जो बकरी होती है उसका नाम होता है कैप्टा हिटमस, क्या कहते हो इसको, कैप्टा हिटमस बेटा, ठीक है ना। अगर बात मोर की कर दें, किसकी, मोर की, तो पावो क्रिस्टेसस, क्या पावो क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि सर जो बकरी है उसका वैज्ञानिक नाम कैप्टाइटमस, मोर का पावो क्रिस्टेसस। तो ये सारे वैज्ञानिक नाम बेटा तुम्हें याद करने हैं, ये सारे वैज्ञानिक नाम जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सारे के सारे आपको क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएंगे, कहीं भी आपको ऐप पे कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा कंटेंट आपको जो आप पैसा पेड करके दोगे वो यहाँ पे क्या फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बस पढ़ने का काम है, जो आप पढ़ते रहोगे और अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से बिल्कुल नोट्स को बनाते रहोगे, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि पक्षियों में पेट का संशोधित भाग गिजर्ड किसमें बेहतर विकसित होता है। जो पक्षी हैं तो पक्षियों में पेट का संशोधित भाग गिजर्ड किसमें बेहतर विकसित होता है। ऑप्शन है अनाज खाने वाले पक्षियों में, मांस जो खाते हैं उन पक्षियों में, या फल खाने वाले पक्षियों में, या कीट खाने वाले पक्षियों में। तो ध्यान रखना, कह रहा कि पक्षियों में पेट का संशोधित भाग जो होता है गिजर्ड किसमें सबसे बेहतर विकसित होता है, तो कहोगे सर अनाज जो खाते हैं उनमें, किसमें, अनाज जो खाते हैं उसमें। पूछा है अनाज में क्या होता है, तो अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, अनाज में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कहोगे सर अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाज में क्या होता है, तो कहोगे सर अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाज में क्या होता है, अनाज में होता है कार्बोहाइड्रेट बेटा। अनाज में क्या होता है, कहोगे सर अनाज में तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, जैसे केले में भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर हम यही बात करें दाल और सोयाबीन में, तो सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, कहोगे सर प्रोटीन की हो जाती है। सोयाबीन में जो सर्वाधिक मात्रा है वो किसकी होती है, प्रोटीन की। दालों में भी सर्वाधिक मात्रा हो जाती है किसकी, प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की। अगर बात करें यूनिट क्या होती है इस प्रोटीन की, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, तो कहोगे सर यूनिट ऑफ प्रोटीन,
ठीक, तो कहोगे सर ये हो जाती अमीनो एसिड हमारी, क्या अमीनो अम्ल, क्या हो जाता, तो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो जो यूनिट ऑफ प्रोटीन है वो क्या होता है, अमीनो एसिड हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमें क्या तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है बेटा। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो इसमें क्या तुरंत एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें वसा की, तो वसा में मिलती तो धीरे धीरे है, लेकिन लंबे समय तक के लिए मिलती है। जो फैट होते हैं उनमें भी एनर्जी होती है, ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है उसमें एनर्जी हमें धीरे धीरे मिलती है, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए होती है, क्या लंबे समय तक के लिए होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, अगर बात हम बेटा करें किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, अगर बात हम करें किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है, कहोगे सर ये तुरंत ऊर्जा यानी तुरंत हमें हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें वसा यानी फैट, तो वसा से भी ऊर्जा मिलती है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, तो वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन धीमे धीमे, वसा भी लंबे समय के लिए, वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है लंबे समय के लिए, ऊर्जा प्रदान करती है ना, लेकिन धीरे धीरे, सेम प्रोटीन, ये भी धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे। तो जो हमारा वसा यानी फैट होता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन धीरे धीरे। तो ये बातें तुम्हें बेटा बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुकी होंगी कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या, प्रोटीन क्या है। तो कह रहा कि अनाज खाने वाले, तो जैसे हम कहें गेहूं चावल जौ, इस सब में क्या होता है, तो कहोगे सर जो भी हमारे गेहूं चावल जौ है उन सब में हमारा होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है। इनको खाने से हमें तुरंत यानी त्वरित ऊर्जा प्रदान होती है ना। साथ ही साथ अगर हम कहें जो अभी बताया गेहूं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो आपका चावल होता है ओरिजा सटाइवा। मटर जिसे आप पाइथन क्या कहते हो, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों में सिरिंक्स कहाँ स्थित होता है, जो पक्षी होता है उसमें सिरिंक्स कहाँ स्थित होता है। तो कहोगे सर टेक्रिया के मध्य में, या टेक्रिया के आधार पर जहां ब्रोंकाई में विभाजित होता है, एनसी जीव के आधार में, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है ऑप्शन ए टेक्रिया के मध्य में, बी टेक्रिया के आधार पर जहां ब्रोंकाई में विभाजित विभाजित होते हैं, एंड सी जीव के आधार में, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें पक्षियों में जो सिरिंक्स होता है, जो पक्षियों में सिरिंक्स होता है बेटा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, टेक्रिया के आधार पर जहां क्या ब्रोंकाई जो होता है आपका, ब्रोंकाई में विभाजित होता है। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा बी। क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम कहें ब्रोंकाई क्या है, तो आ जाओ देखो, टेक्रिया के आधार पर ब्रोंकाई के उस पर होता है ना। तो ये क्या है, ध्वनि उत्पादन है, सिरिंग्स क्या है, ध्वनि उत्पादन, अभी बताया था। जो सिरिंग्स है आपका, तो ये क्या है, तो कहोगे सर ये ध्वनि उत्पादन अंग है। ये क्या है हमारा, ध्वनि उत्पादन अंग है। क्या है, तो कहोगे सर ये क्या है हमारा, सिरिंग्स जो है, तो ये ध्वनि उत्पादन अंग है। ये करता क्या है, जो कहोगे सर जो टेक्रिया के आधार पर ब्रोंकाई के विभाजन पर होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो सिरिंग्स होता है, इसमें मेम्ब्रेन और मांसपेशियां, इसमें क्या, इसमें सर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और मांसपेशियां, मेम्ब्रेन और मांसपेशियां जो होती है हमारी, ये कंपन से ध्वनि बनाती हैं, क्या, जो मांसपेशियां, मांसपेशियों किसके, मांसपेशियों के कंपन से क्या करती हैं, ध्वनि बनाती हैं। मांसपेशियों के क्या, कंपन से ही, कंपन से क्या कर लेती हैं, तो ये कहोगे कंपन से सर ध्वनि बना लेती हैं, ध्वनि बना लेती हैं, ठीक है ना। जटिल गान के लिए, किसके लिए, तो कहोगे सर जटिल गान के लिए। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो कहोगे सर जो सिरिंक्स की स्थिति होती है पक्षियों के लिए, पक्षियों को सांस लेते हैं तो गाने की अनुमति देती है। जो सिरिंक्स होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा, सिरिंक्स होता है, ये क्या करता है, स्थिति, सिरिंक्स की स्थिति जो होती है, किसकी, सिरिंक्स की जो स्थिति होती है, क्या करता है, तो कहोगे पक्षियों को सर, पक्षियों को, पक्षियों को सांस लेते हुए, सांस
लेते हुए क्या करता है, गाने की अनुमति देती है, गाने की अनुमति देती है, ठीक है ना। तो ये सिरिंग्स आपका क्या है, ध्वनि उत्पादन अंग है बेटा। जो सिरिंग्स है ये क्या है, ध्वनि उत्पादन अंग है, जो मेम्ब्रेन और मांसपेशियों के कंपन से ध्वनि बनती है जटिल गान के लिए, ठीक है ना। सिरिंग्स की स्थिति की बात करें तो पक्षियों को सांस लेते हेतु गाने की अनुमति देती है। और लैरिंग्स की बात करें तो ये आपको अभी बताया था स्वर यंत्र है, क्या है ये स्वर यंत्र है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा बेटा, टैंक्रिया के आधार पर जहां क्या होता है, बोंक्राई स्थित होते हैं, ठीक है, जहां पर क्या बोंक्राई होते हैं। अगर हम बात करें कि पक्षियों के मल का जो सफेद भाग होता है क्या कहलाता है, मल पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट, अतिरिक्त नमक, यानी सी, ए और बी दोनों। तो अगर हम कहें जो पक्षियों के मल का सफेद भाग होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट। क्या, जो पक्षियों के मल का सफेद भाग होता है बेटा, जो पक्षी होते हैं हमारे, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के मल का, जो पक्षियों के मल का सफेद भाग, पक्षियों के मल का सफेद भाग जो होता है बेटा, ठीक है ना, जो पक्षियों के मल का क्या होता है, सफेद भाग होता है, जो पक्षियों के मल का सफेद भाग होता है क्या होता है, तो कहोगे सर नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। ये क्या होता है, तो कहोगे नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। तो पक्षियों के मल का जो सफेद भाग होता है क्या होता है, कहोगे सर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है ये करता क्या, तो कहोगे यूरिक एसिड कम पानी में घुलनशील होता है। क्यों, तो कहोगे यूरिक एसिड सर जो होता है, यूरिक एसिड जो होता है हमारा, यूरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, तो पानी में कम घुलनशील होता है, यानी कम पानी में घुलनशील होता है, कम पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। जो करता क्या, तो कहोगे सर पानी बचाने में मदद करता है, पानी बचाने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। तो पक्षियों का जब मल का सफेद भाग होता है वो कैसा होता है, तो कहोगे सर ये नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। यूरिक एसिड जो कम पानी में क्या होता है, घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारी ये क्या पानी में मदद करते हैं बचाने में, ठीक है ना। अगर हम कहें नाइट्रोजन अपशिष्ट, तो तीन चीजें याद रखो। अगर नाइट्रोजन की खोज तुमसे पूछ ली जाए, ये जो नाइट्रोजन है तुम्हारा, नाइट्रोजन है जो तुम्हारा केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसका सिंबल एन होता है। इसकी खोज करने वाले बेटा व्यक्ति डैनियल रदरफोर्ड, कौन, इसकी खोज करने वाले तुम्हारे व्यक्ति कौन हो जाते हैं, डैनियल रदरफोर्ड। कौन, डैनियल रदरफोर्ड तुम्हारे, ठीक है ना। अगर साथ ही साथ हम बात करें तो ये हो गया हमारा क्या, डैनियल रदरफोर्ड। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की हम बात करें तो कहोगे सर ऑक्सीजन की खोज करने वाले हमारे कौन थे, जी प्रिस्टले। कौन थे ऑक्सीजन की खोज करने वाले, ये हमारे थे सर जी प्रिस्टले, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज करने वाले हेनरी कैवेंडिश बेटा। कौन थे, तो कहोगे सर हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। कौन थे, तो कहोगे सर हेनरी कैवेंडिश थे हमारे, कौन थे, हेनरी कैवेंडिश थे। तो इस तरह से सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं वो राइट हैं आपके। जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट। नाइट्रोजन अपशिष्ट आपका हो जाएगा नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर 170 देखें, कर अधिकांश आधुनिक पक्षियों के हिंद पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं, जो अधिकांश आधुनिक पैरों में हिंद पैरों में उंगलियां होती हैं कितनी होती, तो कहोगे सर 4 उंगलियां होती बेटा। कितनी, हिंद पैरों में कितनी होती, तो कहोगे सर 4 उंगलियां होती। अगर हम बात करें किसकी, हिंद पैरों में 4, 3 आगे और 1 पीछे होती, कितनी होती हैं, तो कहोगे सर 4 होती हैं। कितनी होती हैं, जो हिंद पैर होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो कितनी होती, तो कहोगे सर इसमें 4 होती हैं। कितनी होती, 4 होती हैं। 3 आगे होती हैं, 3 आगे होती हैं, और एक कहाँ होती है, तो एक पीछे होती है। 3 आगे होती हैं और एक, 3 आगे होती हैं और एक पीछे होती है। तो ये बात पूछ जाए कि कितनी होती, तो कहोगे सर 4 होती हैं, एक पीछे होती और 3 क्या होती। ये करती क्या, तो कहोगे सर पर्चिंग और चलने में मदद करती है हमारी। ये क्या करती हैं, तो कहोगे ये सर, ये सर, ये चलने में, ये चलने में और पर्चिंग में, चलने में और पर्चिंग में मदद करती हैं। चलने में और पर्चिंग में ये हमारी मदद करती हैं।
और संतुलन भी प्रदान करती हैं, और संतुलन प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो कहा जाए कि बताओ अधिकांश आधुनिक पक्षियों के हिंद पैरों में कितनी उंगलियां होती, तो कहोगे सर इसमें 4 उंगलियां होती। कितनी? 4, जिसमें से 3 आगे की ओर होती और एक पीछे की ओर होती। अगर हम कहें बेटा ये चलने में पर्चिंग में मदद करती हैं और क्या करती हैं, संतुलन प्रदान करती हैं, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 4 उंगलियां होती हैं बेटा इसमें। कितनी? 4 उंगलियां होती हैं इसमें। ठीक है ना। कह रहा कि वेंडिंग प्रकार के पैर, जो वेंडिंग प्रकार के हमारे पैर होते हैं, कैसे? जो हमारे वेंडिंग प्रकार के पैर होते हैं, कह रहा है कि ऑप्शन 1 लंबे पैरों में देखे जाते हैं, लोब्स या वेब्ड उंगलियां होती हैं, शक्तिशाली क्ला वाली उंगलियां होती हैं, मजबूत पैरों में देखे जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो लंबे पैरों में देखे जाते हैं, तो ऑप्शन वेंडिंग प्रकार जो होता है किसमें देखे जाते हैं, तो लंबे पैरों में। जो वेडिंग प्रकार बेटा होते हैं किसमें देखे जाते हैं, तो कहोगे सर लंबे पैरों में देखे जाते हैं। देखो जो पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं भाई, लंबे पैर जिसके होते हैं जैसे बतख तो ऊंचे होते हैं ना, तो पानी में चलते ही, तो पानी के चलने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं, जैसे हेरॉन में। तो अगर हम बात करें किसकी, वेडिंग पैर की, अगर हम बात करें किसकी, वेडिंग पैर की, तो ये क्या होते हैं, लंबे पैर, पैरों वाले होते हैं ना, लंबे पैरों वाले होते हैं, जो पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, तो कहोगे पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं, जो पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जैसे हम बात करें तो आप कह सकते हो हेरॉन, किसमें, तो कहोगे सर हेरॉन में। ठीक है ना। अगर हम बात करें जो ये वेडिंग पैर होते हैं सर, पैर तो लंबे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या डूब नहीं सकते हैं। अगर पैर लंबे होंगे तो क्या ये पानी में क्या होंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, और बिना खोजने में जो भोजन होता है, ये भोजन खोजने में भी मदद करते हैं हमारे। क्या तो लिखना चाहो तो लिख लो, लंबे पैर वाले पक्षी जो होते हैं, यही नहीं, जो भी लंबे पैर वाले पक्षी होंगे बेटा, जो भी लंबे पैर वाले पक्षी, लंबे पैर वाले पक्षी जो हमारे होते क्या होते, को पानी में, पक्षी को पानी में बिना भोजन, पक्षी पानी में डूबे बिना भोजन खोजने में मदद करते हैं। बात समझ गए ना क्या भाई, कि इनके पैर कैसे होते हैं, इनके पैर लंबे होते हैं, और जब पैर लंबे होंगे तो जब ये पानी में चल सकेंगे, तैर सकेंगे, तो चलेंगे तो क्या, ये भोजन को ही तो खोजेंगे, तो ये भोजन को खोजने का काम करते हैं। क्या, भोजन को खोजने का काम करते हैं। ये बात ध्यान रखो कि लंबे पैर वाले जो पक्षी होते हैं पानी में डूबे बिना भोजन को खोजने में मदद करते हैं। भाई लिख लो यहाँ पे, भोजन खोजने में मदद करते हैं। क्या, भोजन खोजने में मदद करते हैं, भोजन खोजने में मदद करते हैं। ठीक है ना, भोजन खोजने में क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये वेडिंग पैर क्या होते हैं, तो लंबे पैरों वाले होते हैं जो पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हेरन है और भी कई है ना, तो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबे पैरों में देखे जाते हैं, किसमें, लंबे पैरों में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा पक्षियों की पसलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जो पक्षियों के पसलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपका ये, अनकिनेट प्रोसेस नामक ओवरलैपिंग प्रोसेस रखती है, ये पतली और सपाट बोनी संरचनाएं हैं, या ये डबल हेडेड होती हैं, या इनमें से कुछ वर्टिबल कॉलम से आर्टिकुलेट नहीं है। तो अगर हम बात करें किसकी बेटा, कि पक्षियों की पसलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं, तो कहोगे सर ये किससे, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, इनमें से कुछ वर्टिबल कॉलम से आर्टिकुलेट नहीं करती हैं, बस यही सत्य नहीं है। क्या है, ये अनकिनेट प्रोसेस नामक पर ओवरलैपिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई। दीज बियर ओवरलैपिंग प्रोसेसेस कॉल्ड अनसिनेट प्रोसेसेस,
तो ये बात सही है। ये पतली और सपाट बोनी संरचनाएं होती है, यानी दीज आर थिन एंड फ्लैट बोनी स्ट्रक्चर्स, एंड ये डबल हेडेड, दीज आर डबल हेडेड। तो तीनों ऑप्शन सही, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, इनमें से कुछ वर्टिबल कॉलम से आर्टिकुलेट नहीं करती, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये क्या होती हैं, पसलियां वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं, जो फ्लोटिंग रिब नहीं होती। क्या? जो फ्लोटिंग रिब नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना सा ध्यान रखना कि पसलियों की जो पसलियां होती हैं ये किससे, तो कहोगे सर वर्टिबल कॉलम से आर्टिकुलेट नहीं होती ना। और जो पक्षी होते हैं इनकी पसलियां कैसी, सपाट होती हैं। कैसी होती हैं? सपाट होती हैं। बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पक्षियों के थोरैसिक वर्टिब्रा स्तनधारियों से भिन्न होते हैं क्योंकि पक्षियों में वर्टिब्रा, ऑप्शन नंबर ए, कठोरता प्रदान करने के लिए एक मास में फ्यूज्ड होते हैं। क्या ऑप्शन दिया गया? कठोरता के लिए एक मास के लिए फ्यूज्ड होते हैं। बी ऑप्शन, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रोसेस रखते हैं। एंड सी ऑप्शन, प्री और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस रखते हैं। एंड डी ऑप्शन, रिड्यूस्ड रिप्स रखते हैं। रिड्यूस्ड रिप्स रखते हैं, ये ऑप्शन आपके दिए गए। तो अगर हम बात करें पक्षियों के थोरैसिक वर्टिब्रा स्तनधारियों से भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना तुम्हें बेटा, कि कठोरता प्रदान करने के लिए एक मास में फ्यूज्ड होते हैं, तो ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षियों में मतलब पक्षियों में जो भी है क्या है, फ्यूज्ड होते हैं कठोरता में। अगर हम बात करें इनकी किसकी, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ ले लो तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें जैसे पक्षी, तुम्हारा शरीर किससे मिलकर बना है? जो तुम्हारा शरीर है बेटा ये किससे मिलकर बना? कहोगे सर सेल से। किससे मिलकर बना? तो कहोगे सर सेल से। और सेल आप सभी लोग जानते हो कोशिका, और इस कोशिका शब्द की खोज, कोशिका शब्द की खोज किसने की? तो कहोगे सर रॉबर्ट हुक ने। किसने की? कोशिका की खोज किसने की? यही उसके पिता कहलाते हैं, तो रॉबर्ट हुक। किसने? तो कहोगे सर रॉबर्ट हुक ने की। अब यही रॉबर्ट हुक आगे चल के सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तुम्हारी डेड सेल में होती है और एक तुम्हारी लिविंग सेल में होती है। एक बेटा तुम्हारी लिविंग सेल में होती है, ठीक है ना। अगर डेड सेल की बात करें और लिविंग सेल की बात करें, तो सेल और इस सेल का जो स्टडी है, यानी स्टडी ऑफ सेल, तो ये क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ये क्या हो जाएगा? तो सर साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर साइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना, साइटोलॉजी हो जाएगा। तो जो डेड सेल थी बेटा, इसकी खोज भी तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने ही कर दी। इसकी खोज भी तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने ही कर दी, और इसकी खोज कर दी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लिविंग सेल ये होती मृत कोशिका, ये होती जीवित कोशिका। इसकी कर दी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये बात बेटा तुम्हें ध्यान रखनी है। तुमसे कहा जाएगा कि डेड सेल की खोज कब होती है, तो कहोगे सर 1665 ईस्वी में। और जो लिविंग सेल है इसकी कब हो जाती है, तो कहोगे सर 1674 ईस्वी। इसकी खोज कब हो जाती है? तो 1674 ईस्वी में हो जाती है। 1674 ईस्वी में हो जाती है। तो सेल, जो सेल जिसे आप कहते हो कोशिका, और ये कोशिका क्या है? तो कहोगे सर जीव की सबसे छोटी इकाई है। ये कोशिका क्या है? तो कहोगे सर जीव की सबसे छोटी इकाई है। ये हमारी जो कोशिका है जीव की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है ना, छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की, ठीक है ना। तो सेल, तो इस तरीके से सारी बातें इसकी ध्यान रखोगे। और एंटोनी वॉन के बारे में आपको अभी बताया था इससे पहले कि इन्होंने इतने सारे काम किए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता भी कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता भी इन्हें कहा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये बात इनके लिए, ठीक है ना। तो डेड सेल जो है आपका ये हो गया, और ये क्या हो गया? लिविंग सेल हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कठोरता प्रदान करने के लिए एक मास में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो 173 का कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, कि पंखों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जो हमारे पंखे हैं निम्नलिखित में से इनका कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ान में मदद, शरीर का स्ट्रीमलाइनिंग, एंड सी ऊष्मा हानि के खिलाफ इंसुलेशन, एंड डी फेफड़ों की वेंटिलेशन में सहायता। क्या? उड़ान में मदद, शरीर का स्ट्रीमलाइनिंग एंड ऊष्मा हानि के खिलाफ इंसुलेशन, एंड लास्ट है फेफड़ों की वेंटिलेशन में सहायता। तो अगर हम बात करें किसकी, पंखों के निम्नलिखित में से कौन सा, तो जो पंख होते हैं ध्यान रखो ये क्या करते हैं, पंख जो होते हैं फेफड़ों के वेंटिलेशन में सहायता करते हैं बेटा। क्या? ये जो हमारे पंख होते हैं
ये क्या करते हैं, तो कहोगे सर जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, इनके वेंटिलेशन में, किसमें, इनके वेंटिलेशन में सहायता नहीं करते, ठीक है ना, सहायता नहीं करते हैं। जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के वेंटिलेशन में सहायता नहीं करते ना, सहायता नहीं करते ये एयर सेक्स से, किससे, ये एयर सेक्स और बेलोज सिस्टम से होता है। ये किससे, यह एयर सेक्स, एयर सेक्स और बेलोज, बेटा क्या, बेलोज सिस्टम से होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें पंख की, तो फेफड़ों की जो वेंटिलेशन होती है, ये सहायता नहीं करती है। ये तो एयर सेक्स और किससे, बेलोज, बेलोज सिस्टम से होता है। क्या, बेलोज सिस्टम से होता है। अगर हम बात करें उड़ान में, क्या मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ये उड़ान में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, उड़ान में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उड़ान में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं बेटा, उड़ान में मुख्य भूमिका निभाने का काम करते हैं ना, निभाने का काम करते हैं। चलो, तो ये बात आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। ऑप्शन की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वेंटिलेशन में सहायता, वेंटिलेशन में सहायता क्या करते हैं, नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, 174 तक। कि आपको इसी तरह के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते जाना और कॉपी में नोट डाउन भी करते चलो। तो आज सभी लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा भैया। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।